हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी बच्चों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो बच्चों हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का कुछ लेसन्स आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ। सही है, मैंने आपको बताया होगा। जो इसके पहले मैंने जो 15th लेसन है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। ऑलमोस्ट 4 लेक्चर मैंने बनाए थे। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले वो लेक्चर्स भी जाके देख लो, उस लेसन को भी पढ़ लो। आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा 16th चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एंड बच्चों बिलीव मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। सही है। तो आज से शुरू करेंगे हम लोग, इस लेक्चर से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कि आखिरकार ये हेरिडिटी होती क्या है, इनहेरिटेंस होता क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। सही है। उसके बाद हम लोग बात करना शुरू करेंगे डीएनए की। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे सेल्स के अंदर होता है ना डीएनए, वो डीएनए क्या होता है, किससे बना हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे आरएनए की, आरएनए किससे बना हुआ है। समझ रहे हो? तो बहुत मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखेंगे क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। सही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है किसी भी सेक्शन में या फिर जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो मैं आप लोगों को साइंस 2 पढ़ाने ही वाला हूँ। सही है। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है बच्चों तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आकर आप अपने मुझे डाउट्स मैसेजेस फॉलो कर सकते हो यहाँ पर आके। ठीक है। और यदि आपको अगले साल यानी 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो इसी साल जब आप आओगे 10th स्टैंडर्ड में, तो आप लोग को बहुत सारे बैचेस की रिक्वायरमेंट होगी। 10th स्टैंडर्ड को पढ़ना कैसे है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप आ सकते हो बच्चों हमारे ऐप पे, दैट इज JR ट्यूटोरियल्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में जरूर से रख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, एक भी रुपया आपसे लिया नहीं जा रहा है इस ऐप के लिए। इस ऐप को डाउनलोड करके आप बच्चों रख लो। सही है। जैसा कि मैंने बताया आज हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे डीएनए आपका फॉर्म होता है, किस प्रकार से डीएनए बनता है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्शन खेलेंगे हम लोग। सही है, चलेगा। सो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों आखिरकार इनहेरिटेंस होता तो होता क्या है। इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, इट इज काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग। समझ रहे हो? बस इनहेरिटेंस उसकी स्टडी को बोलते हैं और उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। कौन सी प्रोसेस है मैं आपको समझाता हूं, सुनो। आप लोगों ने कभी ये सुना होगा कि आपके बॉडी के कुछ कैरेक्टर्स, आपके बॉडी के कुछ ऐसे चीजें जो आपके पप्पा या मम्मी से रिजेंबल करती है। जैसे आपने कहीं सुना होगा कि यार इसकी आंखें इसके पप्पा जैसी दिखती है, इसके हाथ के स्ट्रक्चर इसके मम्मी जैसे हैं, इसके बाल इसके मम्मी जैसे हैं, इसकी उंगलियां इसके पप्पा जैसी। सुना होगा आप लोगों ने कभी ये चीज। सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे मम्मी पापा, उनसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसफर होते हैं। इस ट्रांसफर की प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इस ट्रांसफर की प्रोसेस को बच्चों हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन बनता है। क्या बनता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। किसका ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? कैरेक्टर। सही है। फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स। सही बात है। कहां से हो रहा है बच्चों कैरेक्टर का ट्रांसफर? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों चाइल्ड। ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हेरिडिटी। और हेरिडिटी जब आप स्टडी कर रहे हो तो उस चीज को आप इनहेरिटेंस कहोगे। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ऐसा लिख सकते हो। रुको चेंज करने दो कलर। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? ठीक है। सो बहुत ही आसान सी चीज थी बच्चों जो मैंने आपको समझा दी इतने आसान से तरीके से।
मैंने आपको क्या बोला कि कुछ कैरेक्टर्स हमारे घर वालों से यानी हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। जब हम भी पेरेंट्स होंगे तो हमारे कैरेक्टर्स भी हमारे आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, सही बात है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। कहां से ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या बच्चों, चाइल्ड। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी को स्टडी करना, अगर आप स्टडी कर रहे हो हेरिडिटी को, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इनहेरिटेंस। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इनहेरिटेंस। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होता है। समझ में आ गया बात, ठीक है। हेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है और हेरिडिटी क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स को। नाउ अब मैंने आपको बोला बच्चों कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है, कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो ट्रांसफर हो रहा होगा एक पेरेंट से दूसरे मॉलिक्यूल में, सही बात है। दैट मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअल में ट्रांसफर होता है एंड दिस क्रोमोसोम कंटेन, इसके पास होता क्या बच्चों, दिस क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए। इस क्रोमोसोम के पास क्या होता है बच्चों, इस क्रोमोसोम के पास डीएनए प्रेजेंट होता है और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। तो जो डीएनए यानी जो क्रोमोसोम आपके पेरेंट से आपके बॉडी के अंदर आया है, उसी तरीके से वो जो कैरेक्टर है बच्चों वो आपके बॉडी में ग्रो कर रहा है, वो कैरेक्टर आपकी बॉडी में शो हो रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स आप ही के पेरेंट से आया हुआ है, तभी वो सिमिलर है। समझ रहे हो। तो एक्चुअल में कौन सी चीज ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होता क्या है, क्रोमोसोम्स के पास होता है बच्चों डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है बच्चों, डीएनए। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। अब आखिरकार क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपके क्रोमोसोम का। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म, मतलब बाजुएं, इसकी बाजुएं हैं। ऊपर वाला होता है पी आर्म, ये नीचे वाला होता है बच्चों क्यू आर्म, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, क्यू आर्म। ऊपर वाला पी आर्म, नीचे वाला क्यू आर्म, सही बात है। और ये जो बीच वाला है बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रोमियर। एंड दिस आर्म, ये जो आर्म है ना बच्चों, इसके अंदर ऐसे 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 क्या प्रेजेंट होगा आपका, डीएनए प्रेजेंट होगा। इसी के अंदर क्या रखा रहेगा बच्चों, आपका डीएनए रखा रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो। मैंने आपको क्या समझाया कि ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। ये जो दिख रहा है ये दोनों सिमिलर ही है, ये अलग नहीं है, ये दोनों सिमिलर ही। ऊपर वाली आर्म को मैंने बोला पी आर्म, नीचे वाली आर्म को मैंने बोला क्यू आर्म, सही बात है। क्यू है बच्चों, ये 9 नहीं है, क्यू आर्म, सही बात है। और ये जो बीच वाला सेंटर है जहां पे सारे आर्म कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रोमियर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और इस आर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 करके बच्चों डीएनए रखे हुए हैं, इसके अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट है। सो मैंने आपको वही बोला, सेंट्रोमियर दैट कंटेन्स डीएनए, सही बात है, ओके। नाउ इस सेंट्रोमियर की पोजीशन अगर चेंज होगी तो आपको अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे। हमारे पास टोटल 4 प्रकार के क्रोमोसोम हैं। कितने, 4 प्रकार के क्रोमोसोम हैं। और वो सारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे। अगर सेंट्रोमियर का पोजीशन चेंज होगा, अगर सेंट्रोमियर का पोजीशन बच्चों चेंज होगा तो आपके पास अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आई बात। आ जाओ बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। आ जाओ बात करते हैं बच्चों किसकी, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने प्रकार के हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बोला टोटल 4 टाइप्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। कैसा होगा देखो, सबसे पहला ऐसा बनाओ, फिर ऐसा बनाओ, और इसके बीच में सेंट्रोमियर, ये आपका सेंट्रोमियर, ये पी आर्म और क्यू आर्म। अगर आपका सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट है, अगर आपका सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट है बच्चों, तो इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कब कहेंगे, जब आपका सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में प्रेजेंट हो। जब आपका सेंट्रोमियर बच्चों एकदम सेंटर में प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बहुत अच्छी बात है। अगला, मान लो एक थोड़ा बड़ा है
और एक थोड़ा सा छोटा है, ऐसा है, समझो ऐसा है। मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एकदम सेंटर में नहीं है, बस सेंटर से थोड़ा नीचे आ चुका है। ये जो सेंट्रोमियर है बच्चों, ये एकदम सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा सेंटर से नीचे आ चुका है। तो अब इसे हम मेटासेंट्रिक नहीं, अब इसे हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये आपका मेटासेंट्रिक था, मतलब एकदम बीच में प्रेजेंट था, एकदम बीच में आपका मेटासेंटर सेंटर प्रेजेंट था, सेंट्रोमियर। दिस इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है बच्चों। सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज हो रही है तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी चेंज हो रहे हैं। सही बात है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन अगर एकदम बीच में है तो बच्चों इसे हम लोग कहेंगे मेटासेंटर। अगर थोड़ा सा नीचे है सब मेटासेंटर। सही है, थोड़ा सा नीचे बच्चों सब मेटासेंटर। अगर ये मान लो बहुत बड़ा है और ये एकदम छोटा है, ऐसा कुछ हो गया तो, अगर ये बहुत बड़ा है और ये एकदम छोटा है तो यहाँ तो एकदम नीचे आ गया ना बच्चों। ये कहाँ पे आ गया? एकदम नीचे आ गया। ये कहाँ पे आ गया बच्चों? एकदम नीचे आ गया। इसे हम लोग कहते हैं एक्रोसेंटर। एक्रोसेंटर, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रोसेंटर। एक्रोसेंटर या फिर एक्रोसेंट्रिक, अच्छे से लिखते हैं, एक्रोसेंट्रिक आपका क्रोमोसोम। सही बात है। और अगर बच्चों, अगर आपका क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एकदम नीचे आ गया, अगर आपका सेंट्रोमियर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर अगर एकदम नीचे आ गया, मतलब एंड पे आ गया, अब इसके बाद दूसरा कोई आर्म ही नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक, ये क्या कहलाएगा? आपका टिलोसेंट्रिक। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहला क्या था? मेटासेंट्रिक, अगर बीच में, थोड़ा सा नीचे है सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ा नीचे है एक्रोसेंट्रिक, और अगर एकदम लास्ट में आ गया तो क्या कहलाएगा? ये टिलोसेंट्रिक। ये क्या कहलाएगा बच्चों? टिलोसेंट्रिक। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ये मैं रफ करना चाहता हूं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या फिर इसे नोट डाउन कर लिया हो। वीडियो को पॉज किया करो, लिख लिया करो अपनी बुक में, ठीक है? ओके ओके, मैं आई एम गोइंग टू रब दिस। चलो, अगर मैं बात करूं बच्चों ह्यूमंस की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो इंसानों के पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में। हम लोग बात करें सिंगल सेल में, ठीक है? तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 26 क्रोमोसोम, सॉरी 46 क्रोमोसोम होते हैं। पर ये सिंगल नहीं प्रेजेंट होते बच्चों। ये 46 क्रोमोसोम हमेशा 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम है हमारे पास टोटल ह्यूमंस के अंदर। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम के नंबर की बात करूं तो कितने हैं बच्चों? 26 है। सॉरी, क्यों 26 बोल रहा हूं बार बार? हाँ, 46 है बच्चों टोटल। पर ये 46 बच्चों अगर मैं आधा कर दूं तो ये 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। ये सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो पेयर में प्रेजेंट होंगे तो 23, और सिंगल आप अगर किसी ने पूछा तो 46 बता देना। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात। अब एक्चुअल में इसका वापस डिवीजन है, सुनो। अगर ये जो 23 है ना बच्चों, 23 पेयर है ना, इसमें से जो 22 पेयर हैं, मतलब शुरू के जो 22 पेयर हैं, सही है, 22 पेयर मतलब शुरू के जो 22 पेयर है बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोजोम। मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरे बालों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरी आंखों का कलर क्या होगा, नोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नोज का शेप कैसा होगा, माउथ का शेप कैसा होगा, बॉडी का शेप कैसा होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये 22 पेयर डिसाइड करते हैं। समझ लो, ये कौन डिसाइड करता है? ये 22 पेयर डिसाइड करते हैं। समझ में आई बात? जो आखिरी पेयर है, जो एक पेयर बचा ना, उसको मैं कहता हूं 23rd पेयर। ये सिर्फ सिंगल पेयर है, 1 पेयर है। ऐसा नहीं कि 23 पेयर आ गए वापस, नहीं, ये 23rd पेयर है, लास्ट वाला पेयर। सिर्फ 2 क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे, 44 क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल 44 क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्योंकि 22 पेयर की पूरी बात हो गई। जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम बचे, यानी एक पेयर बचा, यानी 23rd क्रोमोसोम बचा, आखिरी वाला, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं एलोजोम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलोजोम। एलोजोम भी कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। सही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट?
ये तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है भैया, हमारे आंख कान नाक स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब कुछ ये डिसाइड कर रहा है। पर ये क्या डिसाइड करेगा बच्चों, ये डिसाइड करेगा हमारा जेंडर। ये क्या डिसाइड करेगा, हमारा जेंडर, कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे। 23rd पेयर है तो दो होते हैं अलग अलग। अगर कोई बच्चा मेल है तो उसके पास X और Y क्रोमोसोम होंगे। कौन से क्रोमोसोम होंगे बच्चों, X और Y। X और Y है तो मतलब वो क्या है, बॉय है, सही बात है। अगर किसी के पास X और X क्रोमोसोम है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, वो बच्चा या बच्ची गर्ल है। तो ये लास्ट के दो क्रोमोसोम, वही 23rd पेयर की बात हो रही है, लास्ट के दो क्रोमोसोम। अगर X और Y है तो बॉय होगा, अगर X और X है तो गर्ल होगा। मतलब लास्ट वाला क्रोमोसोम हमारा जेंडर डिसाइड करता है। और बाकी के जो 22 पेयर हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं बच्चों, वो हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है, सारे कैरेक्टर्स के शेप को डिसाइड करता है, किस तरीके के सारी चीजें होंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। इन चीजों को नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको दिखानी है, बतानी है। ये हो गया, नोट डाउन कर लिया है, पॉज करके बच्चों नोट डाउन कर लिया करो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रब इट। इफ यू डोंट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और इफ यू डोंट हैव नोटेड डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डन है, ओके। सुनो, कुछ नाम और है बच्चों, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, यही है ना। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सुनो। मान लो क्रोमोसोम का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ऐसा सा कुछ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए। यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, डीएनए प्रेजेंट है। अब मान लो बच्चों, इस वाले जगह पे, यहां पे जो डीएनए प्रेजेंट है ना, यहां पे इस वाले जगह पे ये आई कलर का जीन है, मतलब आंखों को कलर दे रहा है। ये कौन सा जीन है बच्चों, आई कलर का जीन है, आई कलर का। मेरी आंखों को क्या दे रहा है, ये कलर दे रहा है। तो ये देखो, क्रोमोसोम मैंने आपको बताया हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो ये दोनों पेयर वाले क्रोमोसोम है। अगर यहां पे आई कलर का जीन है तो इसके बाजू वाले क्रोमोसोम में सेम पोजीशन पे, इसके बाजू वाले क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे जो जीन प्रेजेंट होगा वो भी आई कलर का ही जीन होगा, वो भी बच्चों आई कलर का ही जीन होगा। अगर इसके पास आई कलर का जीन है, अगर इसके पास आई कलर का जीन है तो इसके पास भी आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर इस क्रोमोसोम के इस पोजीशन पे आई कलर का जीन है जो मेरी आंखों को कलर दे रहा है, तो उसके बाजू वाले क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे आई कलर का ही जीन होगा। ऐसे क्रोमोसोम्स को, मतलब जिनमें सेम टाइप्स के जीन प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ में आई बात। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, हेटेरोलोगस क्या हो गया। अगर बात करूं होमोलोगस की, तो हेटेरोलोगस क्या हो गया, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा बच्चों। मान लो यहां पे एक क्रोमोसोम है और यहां पे एक दूसरा क्रोमोसोम है, इसके इस वाले यहां पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। इसके इस जो पोजीशन पे मान लो आई कलर का जीन है, आई कलर का, सही है। तो इसके सेम इसी पोजीशन पे, इसके सेम इसी पोजीशन पे यहां पे आई कलर का जीन नहीं रहेगा। मान लो कोई दूसरा जीन है, स्किन कलर का जीन है, स्किन का कलर जो हमारी चमड़ी का कलर मेलानिन वो बनाने वाला जीन है, तो मतलब यहां पे दोनों कैरेक्टर डिफरेंट हो गए। अगर सेम पोजीशन पे दो अलग अलग कैरेक्टर हैं तो इसे आप कहोगे हेटेरोलोगस, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात। पर हमारे अंदर यही मिलता है, हम इसी की बात करते हैं। ये हमारे अंदर ज्यादा नहीं मिलता, देखने के लिए नहीं मिलता, पर हमारे अंदर जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो ज्यादातर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। वो ज्यादातर क्या होते हैं बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमेशा बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ज्यादातर हमारे बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम ही मिलता है। हेटेरोलोगस की हम बात ज्यादा नहीं करते, होते हैं वो भी, होते होंगे, पर उनकी बातें हमें नहीं करनी ज्यादा। पर मैं आपको बता दूं, समझना जरूरी है कि हेटेरोलोगस क्रोमोसोम होते क्या है। होमोलोगस समझ में आ गया, सेम पोजीशन पे सेम टाइप ऑफ जीन। हेटेरोलोगस समझ में आ गया, सेम पोजीशन पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। अब आगे बात करते हैं बच्चों हमारे भाई साहब की, यानी डीएनए मॉलिक्यूल की। डीएनए का फुल फॉर्म जरा याद करके रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है बच्चों डीऑक्सी, देखो यहां पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है बच्चों,
डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डी का डी, न्यूक्लिक एसिड का एन और एसिड का ए, सो डीएनए बनता है बच्चों। डीएनए बना किसका है, सवाल ये है। डीएनए चलो बहुत अच्छी बात है, मैक्रोमोलिक्यूल है, हमारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, सब इसके पास है, तो ये मास्टर मॉलिक्यूल है, हर सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन बच्चों न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, सही है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। दिस इज द लोकेशन ऑफ डीएनए। कोई पूछ सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि चलो बच्चों बताओ कि आखिरकार डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ है डीएनए, मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ है, तो आपको बताना है बच्चों। सुनो, आपको बच्चों नहीं बोलना, आपको मैडम को बताना। अगर आपसे मैडम पूछ रही है तो मैडम को बोलना, मैडम देखो सेल है हमारे पास, सेल के पास अंदर जो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर बैठा हुआ है हमारा डीएनए। सो डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल। समझ में आई बात, डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल। कभी भी रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, खुद को रेप्लिका बनाता है। सेल डिवीजन में भी डीएनए क्या करता है, खुद की कॉपी बनाता है, सही है। तो सेल रेप्लिकेशन कैसे होता है वो नहीं पढ़ना हम लोगों को, कैसे सेल अपना कॉपी बनाता है वो नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल। अब आपको ये पता करना है बच्चों कि आखिरकार डीएनए बना तो बना किसका है। डीएनए भाई साहब अगर बने हैं तो बने किसके हैं। सुनो, डीएनए बना है बच्चों एक मॉलिक्यूल का। डीएनए इज द एक्चुअली एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की लंबी सी चेन है डीएनए, समझ लो। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे आपके क्लास के आपके बहुत सारे बच्चे, तो सारे बच्चे हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और एक लंबी सी लाइन बना लेंगे। सारे बच्चे हाथ पकड़ के एक लंबी सी लाइन बना लेंगे, तो उस पूरे बच्चों को मैं मिला के डीएनए बोल दूंगा, समझ लो। तो इसमें से जो एक बच्चा है, एक फ्रेगमेंट है, मतलब डीएनए का जो एक फ्रेगमेंट है बच्चों, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो मतलब आपका डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ये तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से, आठवें से, नौवें से, 10वें से, ऐसे करके मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मिलियंस, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक साथ आ जाते हैं बच्चों, एक साथ अरेंज हो जाते हैं, और वही क्या बनाते हैं बच्चों, डीएनए बनाते हैं। वही क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना है। भाई ठीक बात है, न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन है आपका डीएनए, तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, तो आ जाओ समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। इफ यू वांट यू कैन कैप्चर इट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। चलो आगे बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड। लेट्स टॉक अबाउट बच्चों व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बच्चों तीन चीजों से बना है, तीन अलग अलग चीजों से आपका न्यूक्लियोटाइड बना है, ठीक है, तीन अलग अलग चीजों से आपका न्यूक्लियोटाइड बना है। सबसे पहला है शुगर मॉलिक्यूल, सबसे पहला है बच्चों शुगर मॉलिक्यूल। हाँ, कौन सा शुगर मॉलिक्यूल बच्चों, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा शुगर, राइबोज शुगर ही है, पर उसके अंदर से हम लोग ने एक ऑक्सीजन गायब कर दिया है। राइबोज शुगर ही है पर उसके अंदर से हमने एक ऑक्सीजन उड़ा दिया है, गायब कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सही बात है ना, शुगर पता है ना, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, वैसे राइबोज होता है। पर राइबोज में एक पोजीशन होता है बच्चों, वहां पे ऑक्सीजन हुआ अटैच रहता है, ठीक है, वहां पे क्या अटैच रहता है बच्चों, ऑक्सीजन अटैच रहता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद नाम क्या लग गया, डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम लग गया, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। फिर दूसरा चीज जो प्रेजेंट है बच्चों, दूसरी जो चीज है वो है आपका नाइट्रोजन बेस। क्या प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन बेस। समझ लो, अगला जो चीज है बच्चों वो क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के हैं बच्चों, आइए समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक होते हैं बच्चों प्यूरिन्स
और एक होते हैं पिरिमिडीन। एक्चुअली ये किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, एक्चुअली प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम है। बहुत सारे ग्रुप्स को प्यूरिन्स कहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पिरिमिडिन्स कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के हैं, एक प्यूरिन्स और एक पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर दो मॉलिक्यूल आते हैं, प्यूरिन्स के अंदर बच्चों दो मॉलिक्यूल आते हैं, एक आपका एडेनिन, ठीक है, एक आपका एडेनिन और एक आपका बच्चों ग्वानिन, एक आपका एडेनिन और एक आपका ग्वानिन। ये सिर्फ नाम याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर वक्चर कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ नाम याद रखना है बच्चों, ठीक है। पिरिमिडीन की बात करें तो इसके अंदर भी दो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसके अंदर भी दो मॉलिक्यूल है, एक आपका थायामीन, रुक जाओ, थायामीन, और एक है बच्चों आपका साइटोसिन, एक है आपका साइटोसिन। थायामीन की स्पेलिंग शायद गलत है, जस्ट चेक इट, जस्ट चेक इट, जस्ट चेक, हाँ गलत है, THY ही है, पहले सही लिखा था मैंने। देख लिया करो यार बच्चों, अगर स्पेलिंग वेलिंग गलत हो जाए माफ कर दिया करो। अरे ठीक है, समझ में आ गया। तो प्यूरिन्स के अंदर दो हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन्स के अंदर दो हैं, थायामीन और साइटोसिन। हमेशा बच्चों आप लोग क्या याद रखेंगे, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी डबल बॉन्ड। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ग्वानिन थायामीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, एडेनिन ग्वानिन के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, थायामीन साइटोसिन के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा बच्चों। ये दोनों आपस में कभी बॉन्ड नहीं बनाते। हमेशा बॉन्ड किसका किसका बनता है, एडेनिन का और थायामीन का, यही दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और ग्वानिन का और साइटोसिन का, यही दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये आपकी दूसरी चीज है जिससे न्यूक्लियोटाइड बना है। जो तीसरी चीज है बच्चों, ध्यान से सुनो, जो तीसरी चीज है वो है आपका फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो तीसरी चीज है जिससे आपका न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है वो है आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, H3PO4, ये है फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो बहुत आसान है। H3PO4 याद कर लो, बीच में P बनाओ, P बनाया, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो चारों जगह डाल दो, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, 3 हाइड्रोजन लग गए। इसको हाइड्रोजन मिला क्या, नहीं मिला, तो बच्चों इस पे डबल बॉन्ड लगा दो, बस। ये स्ट्रक्चर है आपका फॉस्फोरिक एसिड का, ये स्ट्रक्चर है आपका फॉस्फोरिक एसिड का, समझ लो। फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, कई कई जगह पे फॉस्फेट आयन भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई बात नहीं, सेम ही चीज है। अगर आपने कहीं ये पढ़ा हो कि फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, तो भी सेम ही है, कुछ नहीं, बस एक H निकाल देने का, एक H उड़ा दो, बस वही हो जाएगा। तो ये है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ये किसका बना हुआ होता है। क्लियर है। तो ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि अगले जो मैं RNA पढ़ाऊंगा तो भी आपको काम आने वाला है ये चीजें। इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इफ यू वांट, चलेगा, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो चीजें आपके दिमाग में घुस गई होंगी, सही है, ठीक है। सो बच्चों में मिलता हूं आप सभी बच्चों से एक और वीडियो में, ऐसी ही वीडियो में जहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।